मरकज और ट्विटर के बीच खींचतान के दरमियान ट्विटर ने एतराफ़ कर लिया है कि आईटी कवानीन के नए कवानीन की तामील पूरी तरह नहीं की गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने दरियाफ्त किया था, जिसके जवाब में ट्विटर ने अपना बयान दिया। कोर्ट ने पूछा था कि शिकायत अफसर के इस्तीफे के बाद नए अफसर की तकर्रुरी क्यों नहीं की गई। वहीं नए अफसर की तकर्रुरी में ताखीर पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर की सरजनिश भी की। अब इस मामले में अगली समाअत 8 जुलाई को होगी। हम जिस शादी को हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट या फिर फॉरेन मैरिज एक्ट के तहत तस्लीम करने वाली अर्जी पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत हुई। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे तफसीलात बता रहे हैं। समलैंगिक विवाह को हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट या फिर फॉरेन मैरिज एक्ट के तहत मान्यता देने के मामले में दायर एक नई याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इस पूरे मामले में अब दिल्ली हाई कोर्ट 27 अगस्त को सुनवाई करेगा। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में एक नई अर्जी दाखिल करके ये मांग की गई है कि जिस तरह हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट को देश में कानूनी मान्यता दी जाती है, ऐसे ही समलैंगिक विवाह को भी कानूनी मान्यता दी जाए। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करके साफ तौर से अपने जवाब में ये कहा था कि समलैंगिक विवाह को देश में कानूनी मान्यताएं नहीं दी जा सकती हैं, क्योंकि सामाजिक रूप से और देश की कानूनी मान्यता के मुताबिक महिला और पुरुष के द्वारा की गई शादी को ही कानूनी मान्यता दी जा सकती है। बहरहाल देखना बेहद अहम होगा कि 27 अगस्त को इस मामले में केंद्र सरकार दोबारा अपना क्या कुछ जवाब दाखिल करती है। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और मिजोरम के लिए नए गवर्नर मुकर्रर किए हैं। थावरचंद कर्नाटक के नए गवर्नर मुकर्रर किए गए हैं, जबकि मंगूभाई छगन भाई पटेल को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर होंगे। मिजोरम के गवर्नर बाबू कंभमपति होंगे। झारखंड को रमेश बायस के रूप में नया गवर्नर मिला है, जबकि बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के नए गवर्नर होंगे। कर्नाटक के नए गवर्नर थावरचंद गहलोत ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत मेरे साथ। अब इनके पास नई जिम्मेदारी होगी, कर्नाटक के राज्यपाल बनाए जा रहे हैं। सर, नई चुनौती, नई जिम्मेदारी, ये चुनौती है या जिम्मेदारी है? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी और शीर्ष नेतृत्व ने मुझे कर्नाटक का राज्यपाल बना करके जो दायित्व दिया है, निश्चित रूप से ये एक जिम्मेदारी है। इन्होंने मेरे प्रति जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि उस विश्वास पर खरा उतर के जो दायित्व मुझे मिला है इसको पूरा करूँगा। सर, कर्नाटक के आप प्रभारी भी रहे हैं, तो आपको वहाँ की जो भूगोलिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति, उससे बड़ी वाकिफ़ है, तो आपके लिए कुछ ज़्यादा समस्याएं नहीं होंगी? निश्चित रूप से मैं वहाँ का पार्टी का प्रभारी रहा हूँ और उस दौरान लोगों के संपर्क में आया। मुझे ये दायित्व निर्वहन में आसानी होगी। मैं विश्वास करता हूं कि दायित्व का निर्वहन ठीक से कर पाऊंगा। सर, अब आप संवैधानिक पद पर जा रहे हैं। अभी तक आप राजनीतिक पदों पर रहे हैं, विधायक हैं, सांसद बने, राज्यसभा में गए, मंत्री हैं, तो ये राजनीतिक जो जिम्मेदारी हैं, इनसे कब त्याग पत्र देंगे? कल 7 तारीख है। इन तीनों संस्थाओं के पदों से, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से, मंत्रिपरिषद से और राज्यसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दूंगा। सर, एक अंतिम सवाल, आपको नई जिम्मेदारी मिल रही है, तो क्या प्रधानमंत्री की तरफ से कोई संदेश आया आपके पास? देखो, प्रधानमंत्री जी की
तरफ से निश्चित रूप से ये दायित्व दिया है, तो ऑटोमेटिक ये मार्गदर्शन है कि जो दायित्व उन्होंने दिया है कर्तव्य निष्ठा से कठोर परिश्रम करके इस दायित्व को निभाने के लिए काम करूं, और मैं करूंगा। तो थावरचंद गहलोत साहब कह रहे हैं कि नई जिम्मेदारियों के लिए वो तैयार हैं और कर्तव्य निष्ठा से अपना आगे की जिम्मेदारी अदा करेंगे। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। मुल्क में आज कोरोना के 111 दिनों में सबसे कम नए मामले सामने आए हैं। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक 34,703 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि इसी अरसे में 553 अमवात हुई हैं, जो कि अब तक की सबसे कम तादाद है। पिछले 24 घंटों में 51,864 मरीज सेहतियाब हुए हैं। मुल्क में कोरोना के 4,64,357 एक्टिव मामले हैं। वहीं मुल्क में जारी टीकाकारी की बात करें तो अब तक कोरोना के खिलाफ 35 करोड़ 75 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना पर मीडिया से उन्होंने बात की। इस दौरान उन्होंने कोरोना से मरने वालों के अहले खाना को मुआवजा देने की बात कही। तो जो अब योजना आज जिसका शुभारंभ किया जा रहा है, ये योजना बनके तैयार हुई, जिसमें ये हुआ कि जिन जिन लोगों के घर में कोरोना की से मृत्यु हुई, हर व्यक्ति के लिए 50,000 रुपए की एक मुश्त राशि दी जाए। उसमें और कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस कि कोरोना से मृत्यु हुई तो उनको 50,000 रुपए की राशि दी जाए। और जो लोग, जिन लोगों के घरों में ब्रेड अर्निंग मेंबर, कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई है, उन लोगों को एक मंथली इनकम का सहारा दिया जाए, मंथली एक राशि का सहारा दिया जाए। जिन बच्चों ने दोनों माँ बाप को खो दिया है, उसमें एक माँ बाप मान लीजिए पहले से नहीं थे और दूसरे कोरोना की वजह से दूसरे की डेथ हो गई, तो जरूरी नहीं है कि दोनों की कोरोना से डेथ हुई हो। एक की भी अगर कोरोना से डेथ हो गई और बच्चा अनाथ हो गया, तो उन सभी बच्चों को हर महीने 25 साल की उम्र तक के लिए एक मुश्त 2,500 रुपए हर बच्चे को दिए जाने का प्रावधान है। दिल्ली में कोविड वैक्सीन की कमी का असर दिखने लगा है। दिल्ली में बड़ी तादाद में लोग कोरोना का टीका लेने के लिए वैक्सीन सेंटर पहुंच रहे हैं, लेकिन वैक्सीन न होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। इतलात के मुताबिक दिल्ली में सिर्फ एक दिन का स्टॉक बाकी रह गया है, जिसकी वजह से लोगों को वैक्सीन दस्तयाब नहीं हो पा रही है। वहीं हुकूमत के मुताबिक उन्हें 35 लाख वैक्सीन की जरूरत है। जायजा लिया हमारी नुमाइंदा रचना ने। देश की राजधानी दिल्ली में वैक्सीन की कमी का खतरा फिर से बढ़ने लगा है। दिल्ली सरकार का कहना है कि 45 लाख वैक्सीन की और ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन के लिए जागरूक किया जा रहा है और लोग भी अब आगे आकर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, और अब हालात ये है कि दिल्ली में वैक्सीन की कमी बढ़ गई है। और इस वक्त मैं एक वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर खड़ी हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें तो साफ तौर से नोटिस भी लगा दिया गया है कि आज हमारे यहाँ पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इस कारण से हमारा सेंटर बंद है। तो लोगों से कहा जा रहा है कि वैक्सीन नहीं है वो वापस चले जाए, जो लोग यहाँ वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं। हालांकि सरकार लोगों को वैक्सीनेशन के लिए लगातार जागरूक कर रही है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों की ही कमी यहाँ पर पाई जा रही है, और सरकार भी लगातार मांग कर रही है कि उन्हें 45 लाख वैक्सीन डोज की जरूरत और है। कुछ लोग आए हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, उनसे हम बात करते हैं। आप आए थे वैक्सीन लगवाने, क्या कहा? आया था, आज नहीं मिल रहा है। क्या कह रहे हैं? नहीं लग रहा है, वैक्सीन खत्म हो गई है। वैक्सीन खत्म हो गई है, तो क्या कह रहे, कब आई है, कब लगवाएं? आप कुछ बता नहीं रहे हैं। तो आपको पहला डोज लगना था? हाँ जी। तो इनको कहा गया कि वैक्सीन खत्म हो गई है, आप बाद में आइए। और भी जो लोग हैं वो भी अंदर जा रहे हैं। तो वैक्सीन के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन वैक्सीन नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूकता अभियान तो किए जा रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन की कमी को सरकार किस तरीके से पूरा करेगी? कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।
मध्य प्रदेश में कोरोना कहर में कोरोना जाबाजों के लिए हुकूमत के जरिए किए गए ऐलानात और उनके निफाज को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने हुकूमत के जरिए कोरोना जाबाजों के लिए किए गए ऐलानात को अवाम के साथ न सिर्फ धोखा करार दिया है बल्कि हुकूमत से सवाल किया है कि हुकूमत के जरिए कोरोना जाबाजों के लिए जिन फलाही स्कीमों का ऐलान किया गया था उसका निफाज जमीनी सतह पर क्यों दिखाई नहीं दे रहा। कांग्रेस ने हुकूमत से कोरोना कहर में अपनों की सरपरस्ती से महरूम हुए बेसहारा बच्चों और सहाफियों के अहल खाना को हुकूमत की जानिब से दी गई इमदाद को जाहिर करने का मुतालबा किया है। वहीं हुकूमत ने कांग्रेस के इल्जाम को न सिर्फ बेबुनियाद करार दिया बल्कि शिवराज काबीना के अहम वजीर और मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग ने कांग्रेस को 3F यानी फॉल्स, फेक और फर्जी लोगों की पार्टी करार देते हुए सहाफियों से उनकी बात पर तवज्जो नहीं देने की अपील की है। कोरोना महामारी के दौरान जिनकी कोविड से मृत्यु हुई उनके कल्याण के लिए जो बहुप्रचारित योजनाएं बनाई गई उनका लाभ जमीन पर क्यों नहीं पहुंच रहा है। सरकार को ये बताना चाहिए कि कितने बेसहारा बच्चों को उन्होंने गोद लिया, कितने बेसहारा बच्चों को उन्होंने सहायता पहुंचाई, कितने परिवार जो उजड़ गए उन्हें आर्थिक सहायता दी गई। ये सार्वजनिक किया जाना चाहिए। लोगों को परेशानी है, सतह तक ये जमीन तक ये पहुंच ही नहीं रही है योजनाओं का लाभ। ध्यान नहीं दीजिए। फिर मैं ये कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी 3F पर काम करती है, फेक, फॉल्स और फर्जी। उनका ट्विटर अकाउंट भी, उनका फेसबुक अकाउंट भी इन 3F पर आधारित है। फर्जी उनके फॉलोअर हैं, फॉल्स उनकी न्यूज है, फेक न्यूज पर आधारित है। इसलिए फर्जी, फेक और फॉल्स ये कांग्रेस की रीति है, नीति है। लक्षद्वीप का दौरा करने के लिए LDF अरकान पार्लिमान की दाखिली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। ई करीम बनोए विश्वम AM आरिफ समेत करीब 10 अरकान पार्लिमान ने लक्षद्वीप में दाखिले की इजाज़त मांगी थी। ख्याल रहे कि इससे कबल कांग्रेस के अरकान पार्लिमान की ऐसी ही दरख्वास्त लक्षद्वीप इंतजामिया की जानिब से रद्द की जा चुकी है। दरख्वास्त रद्द करते हुए इंतजामिया ने कहा था कि मुजवजा दौरा बेचैनी का सबब बन सकता है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। टंगमर्ग से ताल्लुक़ रखने वाली 20 साला अनीसा तारिक MBBS करने के साथ साथ फ़न ख़ताती और कैलीग्राफी में अपना नाम कमा रही हैं। अनीसा अपने फ़न से लोगों का दिल जीत रही हैं। वो इस फ़न से बाइज़्ज़त रोज़ी भी कमा रही है। पेश टंगमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुराक की रिपोर्ट। MBBS की तालिबा 20 साला अनीसा तारिक फ़न ख़ताती और कैलीग्राफी के मैदान में अपना लोहा खूब मनवा रही हैं। अनीसा तारिक ने कई बेहतरीन फन पारे तख्लीक किए हैं। उन्होंने उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी के कई दिलकश फन पारे बनाए हैं। अनीसा गांव में ही रहकर इज्जत और नाम कमाकर जम्मू कश्मीर का नाम खूब रोशन कर रही हैं। अनीसा अपनी फनकाराना सलाहियतों से आयात कुरान, अहादीस और दूसरे नसीहत आमूज तहरीरों की खत्ताती को एक नई और मुनफरिद जहत दे रही हैं। बगैर ब्रश के मुसव्विराना खत्ताती के इस हुनर को लाजवाल रुफतों से रोशनास कराना अनीसा तारिक का एक ऐसा कारनामा है जो बिलाशुबा इन्हीं का इम्तियाज है। ऑनलाइन मैंने बहुत सारों को देखा ये कैलीग्राफी करते हुए, कैलीग्राफी प्लस अरबिक कैलीग्राफी, इंग्लिश एंड पर्शियन, these three things इन चीज़ों ने मुझे ज़्यादा इंस्पायर किया। कोरोना थिंग, लॉकडाउन थिंग हैपेंड, I started it again. I saw some videos from YouTube and other online, I looked at other online artists and all. तो उनसे मैंने सीखा। अनीसा तारिक अपने फनपारों को दुनिया के सामने लाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी बखूबी कर रही हैं। उन्हें इस काम से न सिर्फ अच्छी खासी कमाई हासिल हो रही है बल्कि उनके इस काम की पजीराई भी खूब हो रही है।
लोग हमारा जो काम है वो पसंद करते हैं, ऑर्डर्स मिलते हैं, हमारा भी लाइक काइंड ऑफ रोज़गार नहीं हम कहेंगे बट अ लिटिल बिट ऑफ अर्निंग, जिसकी वजह से एक बूस्ट अप मिलता है, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाती है कि वी कैन डू समथिंग। कुछ भी ओकेजन हो, आई नेवर बाय गिफ्ट्स फ्रॉम शॉप्स, आई लाइक दीज गिफ्ट्स लाइक एज आई ऑलरेडी सेड दीज कंटेन लव एंड इमोशन, कि आर्ट जो है वो प्रमोट भी हो गया काइंड ऑफ, तो मतलब मुझे भी थोड़े प्रमोशंस मिले। अनीसा तारिक ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में MBBS कर रही हैं। उनका मानना है कि ईरान जाकर उन्हें फन खत्ताती में मजीद रहबरी और तक़वियत मिलेगी। एंड इट्स माई फर्स्ट ईयर ओनली, सो इंशाल्लाह वहाँ भी ईरान एज यू नो वहाँ पे आर्ट काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, तो इंशाल्लाह आई वुड लर्न अ लॉट इंशाल्लाह। तो वहाँ पे भी सीखने को बहुत सारा मिलेगा, यहाँ पे भी सीख रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी बहुत। अनीसा के फनपारों को देखकर आंखों को तरावत और दिल को तस्कीन मिलती है। अनीसा का काम नफीस और दीदा ज़ेब है। उनका हर फनपारा दूसरों से किसी न किसी एतबार से मुख्तलिफ होता ही है। न्यूज़ 18 उर्दू की तरफ से उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जाता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए टनमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। महाराष्ट्र असेंबली का मॉनसून इजलास जारी है। असेंबली में कई मौजू ज़ेर बहस आए। अबू आसिम आज़मी ने मुंबई के मानखुर्द शिवाजी नगर इलाके में ज़ेर तामीर ब्रिज को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से मंसूब करने का मुतालबा किया है। सर, आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं। सर, मेरी इतनी विनती थी सर, हमारे एरिया मानखुर्द शिवाजी नगर, वहां एक बड़ा ब्रिज बन रहा है। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने नियम के अनुसार कारपोरेशन में एक मांग किया था कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जो ताजदार हिंद हैं, पूरे भारतवर्ष नहीं पूरी दुनिया के लोग उनको मानते हैं, सब हिंदू मुस्लिम मानते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत सम्मान करता हूं, उनसे बड़ा कोई हमारे लिए हो ही नहीं सकता महाराष्ट्र भारतवर्ष में। मेरी ये विनम्र निवेदन है, मेरी नहीं बल्कि मेरे इलाके के तमाम उलमाए कराम, तमाम लोग मेरे पास कई महीनों से रोज आ रहे हैं, और वो लोग कांग्रेस के पास, शिवसेना के पास, और एनसीपी के पास, सबके पास जाके उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि उस ब्रिज का नाम ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के नाम से रख दिया जाए, और आगे जो न्यू बॉम्बे आता है सर, उसका नाम शिवाजी महाराज के नाम से रख दिया जाए, और रायगढ़ का नाम संभाजी महाराज के नाम से रख दिया जाए। ये मेरा प्रपोजल है। मुझे उम्मीद है कि हमने कानून के मुताबिक सर ये मांग किया कारपोरेशन में, और बहुत पहले से किया है। मेरा विनम्र निवेदन है कि इसको मान्यता दे दी जाए। मैं बहुत आभार प्रकट करूंगा सर। रियासत महाराष्ट्र समेत मालेगांव पावरलूम सनद बहरान का शिकार है। न्यूज़ 18 उर्दू इस मसले को लेकर मालेगांव, भिवंडी और मुंबई से मुसलसल पावरलूम बहरान पर खबरें नश्र करता रहा है। आज इस मसले को लेकर मालेगांव के रुकन असेंबली मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने महाराष्ट्र असेंबली में आज इस मसले को उठाया और पावरलूम मसाइल के हल का मुतालबा भी किया। अगर महाराष्ट्र में स्पिनिंग मिल कायम की जाए तो यार्न महाराष्ट्र में बनेगा। अगर प्रोसेसिंग हाउस महाराष्ट्र में हो तो कपड़े की जो प्रोसेसिंग है वो महाराष्ट्र में होगी। जो लागत जो कास्ट कपड़े पर आएगी, ये तमिलनाडु और गुजरात और राजस्थान जाने के बाद जो लागत आती है उससे काफी कम होगी। आज इस वक्त पावरलूम सनत बहुत ज्यादा मंदी से दो चार है, और हालात कुछ इस तरह के हैं कि यार्न बहुत महंगा है, महाराष्ट्र में बिजली महंगी है। आज ये सनत, आज उद्योग जो है ये मंदी का शिकार है। मालेगांव में तकरीबन 3 लाख पावरलूम है। आज सारे पावरलूम बंद हैं। 5 लाख मजदूर बेरोजगार हैं। सरकार ने लॉकडाउन की वजह से सरकार ने लॉकडाउन की वजह से जो स्कीम बनाई थी कि रिक्शा ड्राइवरों को, मालिकान को 1500 दिया जाएगा, पावरलूम मजदूरों को भी सरकार की तरफ से कोई स्कीम बना करके उनकी कोई मदद की जानी चाहिए। लॉकडाउन की वजह से पावरलूम सनत बहुत ज्यादा मंदी से दो चार है। टीकाकारी की मुहिम एक बार फिर सुस्त पड़ गई है। पटना में आज 36 मरकज पर टीका नहीं लगाया जा सका। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि पाटलिपुत्र स्टेडियम में 24 घंटे टीकाकारी का अमल जारी रहेगा। पटना में टीकाकरण अभियान में जो है वो ब्रेक लगता दिख रहा है। हम बताते चले कि पटना के आज 36 सेंटर ऐसे हैं
यहाँ पे कोरोना वैक्सीनेशन का टीकाकरण जो है वो नहीं होगा। शहरी क्षेत्रों के में जो है वो मात्र 9 सेंटर है जहाँ पे आज वैक्सीनेशन होगी। साथ ही टीका एक्सप्रेस जो है वो चलता रहेगा। बताते चलें कि एनएमसीएच, पीएमसीएच, एम्स, आईएमएस, रामदेवी महतो सामुदायिक भवन में शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक जो है वो टीकाकरण किया जाएगा। इसके अलावा बात हम इसके मेमोरियल हॉल की करें तो इसके मेमोरियल हॉल में भी जो है शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक टीकाकरण होगा। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और होटल पाटलिपुत्र अशोका जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे जो टीकाकरण है वो 24 घंटे चलता रहेगा। पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है पाटलिपुत्र में, वहाँ पे भी 24 घंटे जो है वो टीकाकरण अभियान आज जारी रहेगा। टीका एक्सप्रेस द्वारा भी पूरे दिन जो है वो लोगों को टीका दिया जाता रहेगा। तो बताते चले कि टीकाकरण अभियान जो है वो लगातार तेजी से युद्ध स्तर पर चल रही है और यहाँ देख भी सकते हैं कि टीकाकरण को लेकर के जो व्यवस्था है वो बिल्कुल जो है वो बेहतर तरीके से की गई है। लेकिन अगर हम अभियान की बात करें तो 36 ऐसे सेंटर हैं पटना के जहाँ पे आज टीकाकरण जो है वो अब दूर रहेगा, टीकाकरण नहीं होगी। लेकिन लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है लोगों से अपील कर रहा है कि आप टीकाकरण करवाने जो है वो टीकाकरण केंद्र पर जरूर जाएं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग हैं वो मौजूद भी हैं। यहाँ देखिए इन्होंने टीकाकरण करवाया भी है, इनसे भी हम जाते हैं। ये बताइए टीकाकरण आपने करवा लिया? जी, दोनों हो गया। लोगों से क्या अपील होगी, जिस तरह से आप इतने उम्र होने के बावजूद सेंटर पे आए, टीकाकरण करवाया आपने, लोगों से क्या अपील करेंगे? टीकाकरण जरूर करवाएं, ये तो करना ही है। निश्चित तौर पे ये भी लोगों से अपील कर रही हैं, आपसे अपील कर रही हैं, आप जैसे तमाम वैसे लोगों से अपील कर रही हैं जो अब तक टीकाकरण नहीं करवाए हैं या टीकाकरण करवाए हैं तो फर्स्ट फेज करवाने के बाद, फर्स्ट डोज लेने के बाद वो समय पूरा होने के बावजूद अब तक सेंटर्स पे नहीं आए हैं, तो ऐसे लोगों से न्यूज़ 18 भी अपील करता है कि आप किसी भी तरह का संकोच ना करें। अगर आप जो है फर्स्ट डोज ले चुके हैं तो भी सेकंड डोज लेने अपने निर्धारित समय पे जरूर आए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में भारी बारिश और पहाड़ी नदियों में तोक़यानी से मशरक़ी चंपारण में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कई जगह घरों और दफ्तरों में पानी दाखिल हो गया है। सैलाब मुतासरा इलाकों में राहत के मुंतज़िर है लोग आने जाने के लिए कश्ती का सहारा ले रहे हैं और कश्ती वाले फायदा उठाकर मनमानी पैसे वसूल कर रहे हैं। बिहार के बेतिया में सकराना नदी का कहर जारी है। यहाँ कई इलाकों में तकरीबन 20 दिनों से पानी भरा हुआ है। गांव वाले परेशान हैं, अब तक कोई इनकी मदद को नहीं पहुंचा है। ओहदेदार इसे सैलाब के बजाय बारिश का पानी बताकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। वहीं पूर्णिया के बायसी इलाके के लोग भी सैलाब से परेशान हैं। कनकई, महानंदा और परमान नदी के कटाव से कई आशियाने तबाह हो गए हैं। जो बच गए हैं उसे लोग तोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। सीतामढ़ी का पनोरा धाम एक बार फिर सैलाब की जद में आ चुका है। मंदिर अहाते में सैलाब का पानी दाखिल हो गया है, जिसके चलते यहां आने वाले अकीदतमंदों को काफी दिक्कतों का सामना है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायीद की अशद जरूरत है। एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।